गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और आज क्लास है बीए थर्ड ईयर हिंदी मीडियम पेपर फर्स्ट भारत का भूगोल। आज हमारा टॉपिक चलेगा प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें गत वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसका हमें सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ेगा क्योंकि फिर बाद में हमें पढ़ना पड़े या नहीं पढ़ना पड़े, एक ही बार में हम इसका अच्छे तरीके से अध्ययन कर ले। देखिए, हमने प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में बांटा है। पहला है अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा है तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है चौथा है बघेलखंड का पठार, पांचवा है विंध्यन उच्चभूमि, नंबर 6 पे है छोटा नागपुर का पठार, नंबर 7 पे है दक्कन का पठार, नंबर 8 पे है कर्नाटक या मैसूर का पठार, कर्नाटक या मैसूर का पठार। 9 नंबर पे आता है पश्चिमी घाट, 10 पे आता है पूर्वी घाट और 11 पे आता है शिलोंग का पठार। ठीक, अब हम यदि इसको इंडिया के मैप में इनको दर्शाने की कोशिश करें हम लोग, तो देखिए
देखिए ये हमारा है इंडिया का मैप। इसमें हम इन सभी पठारों को दर्शाने की कोशिश करेंगे, ये जितने भी हमारे जो 11 पॉइंट हैं उनको। देखिए सबसे पहले हम दर्शाने की कोशिश करेंगे अरावली पर्वतमाला को। सबसे पहले हम लोग किसको दर्शाने की कोशिश करेंगे? अरावली पर्वतमाला को। देखिए पहला पॉइंट है अरावली पर्वतमाला। ठीक, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, यहां राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में यहां पर स्थित है। ये पर्वतमाला राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसको दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। कहां से लेकर कहां तक है? गुजरात तक है। ठीक है, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो राजस्थान में जो सिरोही जिला है वहां पर माउंट आबू पर्वत की, ठीक, उसमें गुरु शिखर, क्या नाम है? गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची चोटी है। कहां पर है ये? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत। ठीक है, ये जो पर्वतमाला है इसे अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और वर्तमान में इसकी स्थिति है जो टुकड़ों के अंतर्गत है। ठीक है, तो टुकड़े जो बचे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट। और ये पर्वतमाला है इसलिए इसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वतमाला का ये भाग है। तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक उसका विस्तार पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम से राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से, यह है दक्षिण और यह है पश्चिम और यह है उत्तर और यह है पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है और ये महान जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं और पूर्वी दिशा में जो बहने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में इसके अंतर्गत प्रमुख दर्रे हैं। प्रमुख दर्रे हैं। अब उन दर्रों का नाम है दिवे, देसूर, शिवपुरा और लास्ट में पीपली घाट। ये अरावली क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं जो राजसमंद और उदयपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस अरावली को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम पार करना चाहें तो ये दर्रे यहाँ पर स्थित है उदयपुर और राजसमंद जिलों के अंतर्गत। कौन कौन से? दिवेर, देसूरी, शिवपुरा और पीपली घाट। ये हमारी अरावली पर्वतमाला का चैप्टर हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मालवे के पठार की। नंबर 2 पे है मालवा का पठार। अब ये जो मालवा का पठार है वो अरावली के पूर्व में स्थित है। देखो ये जो मैंने अरावली बनाई है, ये अरावली जो मैंने बनाई है, अब इसकी पूर्व दिशा किधर है? इधर। ये अरावली के पूर्व दिशा में स्थित है। क्या स्थित है? मालवा का पठार। फेमस नाम है मालवा का पठार।
और इसका विस्तार एमपी में और यूपी में है। अधिकांश भाग इसका एमपी में है और यूपी में है। इसके उत्तर में क्या है? अरावली है। जो मालवा का पठार है इसके उत्तर में क्या है? उत्तर में अरावली। ठीक। दक्षिण में विंध्याचल, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। पश्चिम में वो पूर्व में बुंदेलखंड, पूर्व में बुंदेलखंड है। ये जो मालवा का जो पठार है इसके उत्तर में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। दक्षिण में क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला। इसके जस्ट नीचे की ओर विंध्याचल और विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। और इसके जस्ट इधर की ओर जाते हैं पूर्व की ओर तो बुंदेलखंड का ये जो आगे वाला है बुंदेलखंड, इसका ये पठार स्थित है। इसके अंतर्गत चंबल और बेतवा नदी प्रवाहित होती है। यहां पे चंबल और बेतवा नदी, चंबल और बेतवा नदी यहां पर क्या होती है? प्रवाहित होती हैं। जो आगे जाकर किसमें मिलती है? चंबल और बेतवा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक। इसके अलावा सिंध और पार्वती नदियां भी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। अभी इसके अंतर्गत कौन कौन सा भाग आता है? एक आता है, इसमें आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। मान लो ये राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक। अब ये एमपी में है तो मध्य प्रदेश का भाग आएगा। थोड़ा सा भाग आएगा उत्तरी पश्चिमी, ये यूपी का भाग है। यूपी, एमपी और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। इस पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा बुंदेलखंड व बघेलखंड स्थित है। अब यदि इसकी ये उत्तरी सीमा और ये पूर्वी सीमा दो पठार स्थित हैं, यहां पे तो है बुंदेलखंड, ठीक है, और दूसरा है बघेलखंड। उत्तरी और पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड और बघेलखंड नामक पठार स्थित है। जो महारानी जो लक्ष्मीबाई थी बूंदेले, जो ये बुंदेलखंड कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, और ये बघेलखंड कहां है? मध्य प्रदेश के पास वाले हिस्से में स्थित है। ठीक है। तो ये कौन सा है? मालवा का पठार। तो पहला अरावली, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो गया मालवा का पठार। तो नंबर 1 अरावली, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा बघेलखंड। तो बात करते हैं हम बघेलखंड की। किसकी बात करेंगे? नंबर 3 पे है बघेलखंड। तीसरे नंबर पे है बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड के अंतर्गत है यूपी और एमपी, ये दो राज्य हैं। यूपी और एमपी दो ही राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। जिसका निर्माण, ये जो मालवा का पठार है, इसका जो अपरदित भाग है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत हमें मिलता है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। यदि कोई नदी प्रवाहित होती है, यदि कोई नदी निकलती है तो इसका बहाव इधर होता है, उत्तर पूर्व की ओर। तो जहां पे जितनी भी नदियां निकलती हैं वो या तो यमुना जी में मिलती हैं या फिर गंगा जी में मिलती हैं। तो ये क्या है? इसका ढाल किधर है? उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। ढाल किधर है? ढाल है उत्तर पूर्व की ओर।
उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। इसके अंतर्गत ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं इसके अंतर्गत। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत बीजापुर की पहाड़ियां हैं। यदि आप लोगों से कोई पूछ ले कि बीजापुर की पहाड़ियां कहां हैं, बीजापुर की पहाड़ियां यदि एटलस में आ जाए, बीजापुर की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? ये स्थित हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत स्थित हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदियां हैं, केन और बेतवा इसी क्षेत्र से निकलकर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जो चंबल और यमुना में जाकर मिल जाती हैं। चंबल और यमुना में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, यह हमारा कंप्लीट होता है बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश और एमपी में। जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा है और मध्य प्रदेश की सीमा है, उनके कुछ कुछ जिलों में, इनके कुछ कुछ जिलों के अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार स्थित है और इसका ढाल है उत्तर पूर्व की ओर। और इसकी चट्टानें पाई जाती है ग्रेनाइट तथा चूना पत्थर की। यहाँ पे क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में बीजापुर की पहाड़ियां हैं और इसी क्षेत्र से केन और बेतवा नदियां निकलती हैं, जो चंबल और यमुना में जाकर मिल जाती हैं। अब पॉइंट नंबर आता है 4 में आता है बघेलखंड। नंबर 4 पे आता है बघेलखंड। बघेलखंड, अभी जो बघेलखंड है, अभी नंबर 4 है। यदि यहाँ पे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से आगे वाला भाग क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है। मध्य प्रदेश से आगे वाले भाग की यदि हम बात करते हैं तो वो आता है छत्तीसगढ़। तो मान लो यहाँ पे एमपी की सीमा है प्लस छत्तीसगढ़ की सीमा जहां पर मिलती है, वहां पे बघेलखंड पठार स्थित है। एमपी प्लस CH, छत्तीसगढ़ की सीमा पर क्या स्थित है? बघेलखंड स्थित है। इसके अंतर्गत मैकाल श्रेणी आ जाती है। यदि ये बघेलखंड का यदि हम अध्ययन करते हैं तो बघेलखंड के दक्षिण में, किसमें? दक्षिण में क्या है? मैकाल श्रेणी है। मैकाल जो पर्वतीय श्रेणियां हैं वो स्थित है। मैकाल श्रेणी इसके दक्षिण में स्थित है। अब ये जो मान लो ये वाली जो सीमा है, इसके जस्ट में कौन सी पर्वत श्रेणी आएगी? मैकाल पर्वत श्रेणी स्थित है। इस तरह यह एक प्रकार का विंध्यन श्रेणी का, अब ये जो यहाँ पे जो विंध्यन पर्वतमाला थी उसी का एक रूप है। कौन सा? बघेलखंड। विंध्यन श्रेणी का ही क्या है? एक भाग है। तो नंबर 5 में जो विंध्यन श्रेणी आएगी उसी का थोड़ा सा भाग क्या है? ये बघेलखंड का ये कुछ भाग है। इसी के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती हैं वो क्या है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट प्लस बलुआ पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसी क्षेत्र में सोन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सोन नदी प्रवाहित होती है। सोन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सोन नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहां पर उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियां, इसके उत्तर में, किसके? बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियां, उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियां
पहाड़ियां व दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। वह दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। इस प्रकार हमारा जो बघेलखंड का जो पठार है वो कंप्लीट होता है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वहां पर बघेलखंड स्थित है। और कोई पूछे बुंदेलखंड कहां पे है? ये यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। इसके दक्षिण में मैकाल श्रेणी स्थित है और ये ग्रेनाइट और बलुआ जो पत्थर है उसकी चट्टानें इसके क्षेत्र में पाई जाती हैं और सोन नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इसे ये जो बघेलखंड है उसकी उत्तरी सीमा में सोनपुर की पहाड़ियां स्थित हैं और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। इस प्रकार नंबर 5 पे आता है विंध्यन उच्च भूमि। नंबर 5 पे है विंध्यन उच्च भूमि। इसके अंतर्गत विंध्यन उच्च भूमि के अंतर्गत अब ये कहां स्थित है? देखो ये नंबर जो 5 है मालवा के बुंदेलखंड के तो क्या है? दक्षिण में। अब ये जो बुंदेलखंड है ये बघेलखंड है। तो बुंदेलखंड के तो किस में है? दक्षिण में स्थित है। और मालवा जो पठार है इसके कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। और इसके क्या है? दक्षिण में। इसके क्या है? पूर्व में। विंध्यन उच्च भूमि एक कगार के रूप में पूर्व से पश्चिम में फैली है। अब इसका जो विस्तार है वो इस दिशा में है। तो ये मालवा के पठार के तो पूर्व में और बुंदेलखंड के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर कगार के रूप में फैली हुई है। इसके दक्षिण में नर्मदा, इस पर्वत श्रेणी के इसके जस्ट नीचे की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा। और इसके पूर्व में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सोन नदी प्रवाहित होती है, जो बघेलखंड में प्रवाहित होती है। यहां से निकलकर ये बघेलखंड में प्रवाहित होती है सोन नदी। और इसके जस्ट दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी स्थित है। इसी के अंदर इसकी औसत ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 700 से लेकर 1200 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 700 से 1200 मीटर तक है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा। और पूर्व में कौन सी नदी बहती है? सोन नदी प्रवाहित होती है। और ये किसके पूर्व में स्थित है? मालवा के पठार के। मालवा का जो पठार है ये तो ये पूर्व में स्थित है। मालवा के जो पठार है उसके तो ये पूर्व में। और ये जो बुंदेलखंड है नंबर 3 के बुंदेलखंड के दक्षिण में स्थित है ये। और इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 700 से 1200 मीटर के करीब। यह जो परतदार चट्टानों से इसको परतदार चट्टानों से यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। ये पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला है, ये उत्तरी भारत को, नॉर्थ वाले पार्ट को और साउथ वाले पार्ट को क्या करती है? ये विभाजित करने का कार्य करती है। यदि हम बात करें कि उत्तर भारत को और दक्षिणी भारत को अलग करने वाली जो भूमि है, जो पठार है, जो क्षेत्र है, जो सीमा है, वो विंध्यन उच्च भूमि के अंतर्गत स्थित है। जो पर्वतमाला है विंध्यन पर्वतमाला है। विंध्यन पर्वतमाला एक ऐसी पर्वतमाला है जो उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है। अब आता है छोटा नागपुर का पठार। क्या आता है? छोटा नागपुर का पठार। यह सोन नदी के पूर्व में स्थित है। कहां स्थित है? ये सोन नदी के पूर्व में स्थित है। अब देखो ये सोन नदी कहां है और ये छोटा नागपुर का पठार कहां है।
अब ये सोन नदी है, यदि हमें पता चल जाए कि कहाँ है तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार की कौन सी दिशा में स्थित है। देखिए, जो ये विंध्यन पर्वतमाला है जिससे ये पूर्व की ओर ये नदी निकलती है, अब ये मान लो ये नदी जा रही है इधर, तो इस नदी के पूर्व वाली दिशा, ये वाली दिशा कौन सी होती है, दाएं हाथ की तरफ होती है पूर्व दिशा। अब ये जो पूर्व दिशा ये है, तो यहां पर कौन सा पठार स्थित है, छोटा नागपुर का पठार नंबर 6। कौन सा पठार स्थित है यहाँ पर, नंबर 6 पे क्या है, छोटा नागपुर का पठार। यानी सोन नदी की पूर्व दिशा के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार स्थित है, जिसका मुख्य विस्तार झारखंड है। ये देखो, छोटा नागपुर का पठार, ये सोन नदी के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, ठीक है, पूर्व में स्थित है। और इसका विस्तार कहां है, झारखंड में है। कहां है, झारखंड में है। विस्तार कहां है, झारखंड में है। यहां पर इसके उत्तर में इस नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, पारसनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं। किसके उत्तर में, पठार के उत्तर में, पठार के उत्तर में। उत्तर में क्या स्थित है, राजमहल तथा पारसनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं। और हजारीबाग यह सर्वाधिक ऊंचा है। इस पठार की यदि बात करें तो हजारीबाग सबसे ऊंचा क्षेत्र है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, जहां इसकी ऊंचाई 1070 मीटर है, 1070 मीटर है, ठीक है। जो हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में झारखंड की राजधानी रांची है। जो रांची भी इसी क्षेत्र में स्थित है, जो ग्रेनाइट नीस पर स्थित है, जो ग्रेनाइट नीस पर स्थित है। यहाँ की जो चट्टानें हैं, जो रांची की जिन चट्टानों पर बसी हुई है, वो ग्रेनाइट नीस वाली चट्टानें हैं, नीस वाली चट्टानें हैं। इसे गहराई तक काटकर ढालू प्रकार सदृश्य बना दिया गया। किसे, ये जो पठार है इसको गहराई तक काटकर ढालू बना दिया गया है, ढालू बना दिया गया है, जिसे घाट कहते हैं, जिसे घाट कहते हैं। झारखंड की जो राजधानी रांची है वो ग्रेनाइट और नीस वाली चट्टानों पर स्थित है, और इन चट्टानों को गहराई तक काटकर ढालू बना दिया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। आगे देखो, इस क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है, स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है, जिस पर हुंडरू प्रपात प्रमुख है। हुंडरू प्रपात प्रमुख है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है इस क्षेत्र में, स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है, जहां पर हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। इसके पश्चिम में, अब ये पूर्व की तरफ तो ये कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। अब इसके पश्चिम में दामोदर नदी
गोंडवाना कोयला क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में दामोदर नदी गोंडवाना कोयला क्षेत्र में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और इसी के पास में कोडरमा पठार स्थित है। जो हजारीबाग है, ये जो हजारीबाग है, इसके पास में कोडरमा पठार स्थित है। ठीक है। और यह क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। ठीक है। देखिए, छोटा नागपुर का पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है, जिसका अधिकांश विस्तार झारखंड में है। तो छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है, उसकी उत्तरी सीमा पर राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं। और जो ये पठार है, इसका सर्वाधिक जो ऊंचा भाग है वो हजारी भाग है, जिसकी सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई है 1070 मीटर। अब जो झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो ग्रेनाइट और नीस वाली जो चट्टानें हैं उन पर स्थित है, उन पर बसी हुई है। इसी क्षेत्र में इन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों को काट कर गहराई तक काटकर ढालू बना दिया गया। ढालू यानी ऊपर से नीचे की ओर ढाल युक्त बना दिया गया है, जिन्हें झारखंड के अंदर घाट कहते हैं। अब इसी क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है और स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू प्रपात प्रमुख है। इसके पश्चिम में दामोदर नदी, अब किसके पश्चिम में? छोटे नागपुर के पठार के पश्चिम में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। और दामोदर नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? जो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है, गोंडवाना काल का जो कोयला है और जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसको बोलते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र, उसमें यह नदी प्रवाहित होती है। और इसी क्षेत्र के पास में जो हजारीबाग है, वहां पे कोडरमा का पठार भी पाया जाता है। और यह संपूर्ण क्षेत्र किसके दृष्टि से संपन्न है? संसाधनों की दृष्टि से यह है संपन्न है। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं दक्कन का पठार। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं दक्कन के पठार की बात करेंगे हम लोग। दक्कन का पठार कहां स्थित है? जो विंध्यन कगार उच्च भूमि है, विंध्यन उच्च भूमि है, उसके जस्ट नीचे की ओर, जस्ट नीचे की ओर दक्कन का पठार स्थित है। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 7 पे दक्कन का पठार। देखिए, दक्कन का जो पठार है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में जो दरारी उद्भेदन हुआ था, कौन सा उद्भेदन? दरारी उद्भेदन के द्वारा बना हुआ है। किसके कारण? दरारी उद्भेदन। देखिए, मैं इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। जब भारतीय महाद्वीप प्लेट, जब भारतीय प्लेट जिसको हम गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं, वो जब विषुवत रेखा की ओर गति कर रहा था, तो जिन क्षेत्रों में
ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ होगा। भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होते हुए जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ होगा या हो रहा होगा, उसके कारण इस वाले जो महाद्वीप में या इस पठारी भाग में जब ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ होगा, उस समय इस क्षेत्र में लावा का विस्तार हुआ। और ये किस कारण से हुआ? दरारी उद्भेदन के कारण से। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब लावा अधिक मात्रा में बन जाए और ऊपर की जो सतह है कमजोर हो जाए, तो उस क्षेत्र में दरारी उद्भेदन होता है। और दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो आंतरिक जो मैग्मा है वो लावा के रूप में सतह पर फैल जाता है। और सतही क्षेत्र में फैल जाने के कारण दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। किसके कारण हुआ है? दरारी उद्भेदन के कारण। कौन से काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो दोबारा पूछने की कोशिश करना। आगे बात करते हैं हम लोग, जो दक्कन का पठार है वो कौन से काल में बना हुआ है? क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन के द्वारा। इसकी औसत ऊंचाई है और गहराई है। देखो कहीं कहीं पर इसकी गहराई है 600 से 1500 मीटर है, और अनेक स्थानों पर 1500 मीटर है। 1500 से 3000, तो लगभग 3000 मीटर है। ये पठार है इसकी मोटाई की बात कर रहे हैं कि यदि सतह से आंतरिक भाग में जाते हैं तो इसकी मोटाई लगभग 600 से 1500 मीटर है। कहीं कहीं पर 3000 मीटर के आसपास है। इस क्षेत्र में सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, नर्मदा व ताप्ती नदी घाटियां स्थित हैं। ताप्ती और नर्मदा घाटियां स्थित हैं। इस पठार का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार है। यानी जो ये दक्कन का पठार है जिसका अधिकांश भाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग क्या है? दक्कन का पठार है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की धूपगढ़। चोटी सबसे ऊंची है 1350 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद में है पंचमंडी। पंचमंडी की ऊंचाई है लगभग 1117 मीटर।
गोदावरी नदी तेलंगाना पठार को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। जो धारवाड़ तथा कुड़प्पा सेलों द्वारा निर्मित है। तेलंगाना के ठीक दक्षिण में, तेलंगाना के ठीक दक्षिण में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। ये जो तेलंगाना है जिसके ठीक दक्षिण में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, जिसके दक्षिण में रायलसीमा पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? रायलसीमा पठार स्थित है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी भीमा कृष्णा नदी प्रवाहित होती हैं। गोदावरी कृष्णा और भीमा नदियां प्रवाहित होती हैं। समझने की कोशिश करना है एक बार इसको। दक्कन का पठार क्रेटेशियस काल में दरारी उद्भेदन के कारण उत्पन्न हुआ है। अब ये देखो, ये यहां से लेकर ये वाला नीचे वाला क्या है? ये क्या है? दक्कन का पठार है। केवल और केवल थोड़े से को छोड़ दो जो कि कर्नाटक का या मैसूर का पठार है। ये वाला जो भाग है जो किसके नीचे है? विंध्यन उच्च भूमि के नीचे से ही प्रारंभ हो जाता है और ये कन्याकुमारी तक, यहां तक ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहां तक ये स्थित है। ठीक है। इसके बाद में इसका जो अधिकांश भाग है, ये जो दक्कन का पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है और इस प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग होने के कारण इसमें सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, नर्मदा, ताप्ती घाटियां भी इसी में स्थित हैं। जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है जो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1150 मीटर है और इसके जस्ट बाद में पंचमढ़ी एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1117 मीटर है। अभी इसी क्षेत्र में नीचे की ओर आते हैं तो गोदावरी नदी प्रवाहित होती है जो तेलंगाना पठार को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ जो राज्य है तेलंगाना, उसी तेलंगाना राज्य में तेलंगाना पठार स्थित है। तो मान लिया ये तेलंगाना पठार है तो इसके मध्य में से इसको दो भागों में अलग करने का कार्य कौन करती है? गोदावरी नदी इसको पार काटने का काम करती है। जो ये पठार है तेलंगाना पठार, वो धारवाड़ तथा कुड़प्पा सेलों द्वारा निर्मित है। ये जो सेलों की जो श्रेणियां होती हैं इनके कालक्रम के अनुसार उनमें से एक तो धारवाड़ है और एक है कुड़प्पा। ये दोनों जो सेले हैं उनके द्वारा कौन बना हुआ है? ये तेलंगाना का पठार ये बना हुआ है। अब ये जो तेलंगाना है इसके दक्षिण में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है और कृष्णा नदी के भी दक्षिण में रायलसीमा पठार स्थित है और इसी क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा और भीमा नदियां प्रवाहित होती है। ये हमारा दक्कन का पठार पूर्ण होता है। दक्कन के पठार के बाद में बात आती है कर्नाटक या मैसूर का पठार। कर्नाटक या मैसूर का पठार। टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, जो मैसूर का राजा था। टीपू सुल्तान कहां का था? मैसूर का राजा, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। उसी के नाम से, उसी के राज्य शासन काल के नाम से इस मैसूर का नाम
दिया गया है, तो क्या कहा जाता है? मैसूर का पठार या कर्नाटक का पठार। बात करते हैं मैसूर के पठार की, कर्नाटक के पठार की। पॉइंट नंबर कौन सा है? 8वां पॉइंट है। ये लो मैसूर का पठार। ये नंबर कितना है? नंबर 7 पे है ये। अब बात करते हैं मैसूर के पठार की, कर्नाटक का पठार। ठीक, अब ये जो कर्नाटक का पठार है, ये वाला जो पठार है, इसको 600 मीटर 600 मीटर समोच्च रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये 600 मीटर जो रेखा क्या है? कि समोच्च, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समान ऊंचाई वाले, मान लो ये बोर्ड है और यहां से ऊंचाई है 5 मीटर, 5 मीटर यहां से, और यहां से है समुद्र सतह से ऊंचाई है यहां पे 5 मीटर, और यहां से भी कितनी मीटर है? 5 मीटर है। तो इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। समान ऊंचाई पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। वो जितनी मीटर पे है, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर, तो इसे बोलते हैं 5 मीटर समोच्च रेखा। 5 मीटर की ऊंचाई पर जिन स्थानों को मिलाती है, उन्हें उन स्थानों की समोच्च रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा? ये 600 मीटर ऊंचाई वाली समोच्च रेखा द्वारा इस पठार को, इस कर्नाटक के पठार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। इसके उत्तरी भाग में, किसके उत्तरी भाग में? जो कर्नाटक या मैसूर का पठार है, इसके उत्तरी भाग में कृष्णा नदी एवं उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में कृष्णा और उसकी सहायक नदियां, जो मालप्रभा और घाट प्रभा, मालप्रभा और घाट प्रभा प्रवाहित होती हैं। इसके उत्तरी भाग में, किसके उत्तरी भाग में? मान लो ये कर्नाटक का पठार है, तो इसके उत्तरी भाग में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, और इस कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं, घाट प्रभा और माल प्रभा, वो भी इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इसके आगे ये जो क्षेत्र है, ये जो मैसूर का जो पठार है, वो पश्चिम में पश्चिमी घाट द्वारा और पूर्व में पूर्वी घाट द्वारा, ये पूर्वी घाट है और ये है पश्चिमी घाट है, ये है पश्चिमी घाट। तो इधर तो इसकी सीमा क्या है? पश्चिमी घाट, और इधर क्या है? पूर्वी घाट द्वारा। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, जो इसकी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसकी। ये ग्रेनाइट और नीस द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण किससे हुआ? ग्रेनाइट और
19 चट्टानों द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। भू-आकृतिक दृष्टि से इस पठार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मालनाड तथा मैदान। पहला है इसको भौगोलिक दृष्टि से या भू आकृतिक, इसको भू आकृतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा है। पहला है मालनाड, पहला है मालनाड और दूसरा है मैदान। ठीक है, कितने हैं, दो हैं। इसके पश्चिम में, किसके पश्चिम में, कर्नाटक के पठार के पश्चिम में सह्याद्री पर्वत स्थित है। इसके पश्चिम में क्या है, सह्याद्री पर्वत स्थित है। अब ये जो मालनाड है, ये जो मालनाड है, जो सघन वनस्पति द्वारा ढका हुआ है, और ये जो मैदान है वो नदियों के मैदान के रूप में स्थित है। नदियों के मैदानी रूप में स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र की पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित बाबा बुदन की, बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। इस वाले क्षेत्र में पहाड़ियां स्थित हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मुलानगिरी, ऊंची चोटी मुलानगिरी, और दूसरी ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। अब इनकी ऊंचाई कितनी है वो भी देख लो, 1913 मीटर की तो है ये है मीटर, और ये है 1892 मीटर है ये। और इसी क्षेत्र में कहवा के बागान मिलते हैं। इसी क्षेत्र में कहवा के बागान मिलते हैं। कौन से क्षेत्र में, मालनाड क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, मालनाड या कुद्रेमुख या मुलानगिरी क्षेत्रों में क्या मिलते हैं, कहवा के बागान मिलते हैं। और यहां पर तुंग एवं भद्रा नदियां भी प्रवाहित होती हैं। तुंग भद्रा नदियां प्रवाहित होती हैं। इसी क्षेत्र में तुंग और भद्रा नदियां भी प्रवाहित होती हैं। देख लो शॉर्टकट दोबारा, कर्नाटक का पठार को दो भागों में अलग करने का कार्य 6000 मीटर ऊंची समोच्च रेखा द्वारा किया जाता है। इसके उत्तरी भाग में कृष्णा और उसकी सहायक नदियां मालप्रभा और घाटप्रभा नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके उत्तर में कर्नाटक या मैसूर के पठार के उत्तर में कृष्णा की सहायक नदियां मालप्रभा और घाटप्रभा नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट
और पूर्व में पूर्वी घाट इसकी सीमा को आबद्ध करने का कार्य करते हैं। यह ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसको भू आकृतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मालनाड और दूसरा है मैदान। मालनाड वह क्षेत्र है जहां पर वनस्पति की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और मैदान वह है जो नदियों द्वारा काट मिट्टी बिछाई गई है जहां पर कृषि का कार्य किया जाता है। एक तो वो पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र। पठार के पश्चिम में सह्याद्री पर्वत स्थित है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट पर है, उसको हम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और सह्याद्री इसके किस किनारे पर स्थित है? पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पठार के पश्चिम में सह्याद्री पर्वत स्थित है। कौन से स्थान पर? पश्चिमी दिशा में। ये पठार है तो इसकी दिशा कौन सी है? पश्चिम में क्या है? सह्याद्री पर्वत स्थित है। जो बाबा बुदन की जो पहाड़ियां है इस क्षेत्र के अंतर्गत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है मुलानगिरी 1913 मीटर, और ये है दूसरी है कुद्रेमुख जो 1892 मीटर ऊंची है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? मुलानगिरी और दूसरा है कुद्रेमुख। इसी क्षेत्र में जो कर्नाटक का जो पठार वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो कहवा के जो बागान पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कहवा के बागान कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वो कहां पाए जाते हैं? इसी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कर्नाटक के पठार वाले क्षेत्र में ही क्या पाए जाते हैं? बागान पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। बात करते हैं किसकी? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी तटीय क्षेत्र के समीप स्थित होने के कारण या अरब सागरीय क्षेत्र के पास में स्थित होने के कारण या दक्षिणी पठार के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसको पश्चिमी घाट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट गुजरात से प्रारंभ होता है और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे बात करते हैं किसकी? पश्चिमी घाट की। बात करते हैं पश्चिमी घाट की। ये जो वाला एरिया पाया जाता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसको तो बोलते हैं पूर्वी घाट और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका हम वर्णन करेंगे। पॉइंट नंबर 9 का, यह ताप्ती नदी के मुहाने से, यह मान लिया ताप्ती नदी है, नदी का मुहाना। ताप्ती नदी का मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक। अब ये कन्याकुमारी यहां है, कन्याकुमारी। ठीक, यहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। लगभग 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर, लगभग 1610 किलोमीटर लंबा है। ठीक, महाराष्ट्र में स्थानीय नाम है इसका सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक, अब बात करते हैं इसको पश्चिमी घाट। देखिए, यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर लंबा है? 1610 किलोमीटर तक यह लंबा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम इसकी। इसका महाराष्ट्र में स्थानीय नाम क्या है?
सह्याद्री के नाम से जाना जाता है या सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका ढाल अरब सागर की ओर है, अरब सागर की ओर। और ठीक कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी मुहाना से कन्याकुमारी तक। ठीक, लंबाई 1610 किलोमीटर। लगभग औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। इसमें अनेक चोटियां पाई जाती हैं, अनेक ऊंचाई पर चोटियां पाई जाती हैं। प्रमुख चोटियां प्रमुख पर्वत चोटियां पुष्पगिरी, ठीक, एक कालसुवई, सलहेर और एक है महाबलेश्वर आदि। ठीक, कुद्रेमुख सह्याद्री की मुख्य चोटी है। सह्याद्री की मुख्य चोटी कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत दक्षिण में कटा फटा है और इसमें 4 दर्रे हैं। पहला है थाल, दूसरा है भोर, तीसरा है पाल और चौथा है सैनकोट। चौथा कौन सा है? सैनकोट या सैनकोट ही है। ठीक, थाल है और भोर दोनों किसमें है? महाराष्ट्र में। और पाल है और सैनकोट है, ये पाल है नीलगिरी में, पर्वत में, और यह सैनकोट है केरल में। सैनकोट कहां है? केरल में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। सबसे ऊंची चोटी दादा बेटा है 2637 मीटर। प्रमुख पर्वत शिखर है। और पाल घाट के दक्षिण में, ये जो पाल घाट है नीलगिरी, पाल घाट के दक्षिण में अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां,
स्थित हैं। ठीक है, कृष्णा, भीमा, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, गोदावरी नदियां सह्याद्री से निकलती हैं। ये इतना प्रमुख है, ये जो देख लो। देखो, पश्चिमी ढाल ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई है 1610 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। ठीक है, और इसका ढाल है अरब सागर की ओर है। प्रमुख पर्वत चोटियां पुष्पगिरी, कालसुबाई, सलहर, यह है सलहर, सलहर, महाबलेश्वर। सह्याद्री की मुख्य चोटी है कुद्रेमुख, जो 1892 मीटर ऊंची है। सह्याद्री पर्वत दक्षिण इसमें कटाफटा हुआ है, जिसमें 4 दर्रे स्थित हैं, थाल, भोरपाल और सैनकोट। थाल और भोर जो दर्रे हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं और पाल है नीलगिरी पर्वत श्रेणी में और सैनकोट है केरल में, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने का कार्य करते हैं, या पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर जोड़ने का कार्य करते हैं। सबसे ऊंची चोटी डोदा बेटी यानी 2637 मीटर ऊंचाई की है। पाल घाट के दक्षिण में अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां ये स्थित हैं। कहां पे हैं? पाल घाट के दक्षिण में। मान लो ये पाल घाट है, यहाँ पे पाल घाट के दक्षिण में क्या क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, और इलायची की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? कार्डेमम की पहाड़ियां कहते हैं, जो किसके नीचे हैं? पाल घाट के नीचे हैं। कृष्णा, भीमा, गोदावरी नदियां सह्याद्री से निकलने वाली नदियां हैं। ये पर्वत है सह्याद्री, इस पर्वत से निकलने वाली ये क्या है? नदियां हैं। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। बंगाल की खाड़ी के तट के समानांतर लगभग 1300 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1300 किलोमीटर है। कितनी लंबाई में है ये? 1300 किलोमीटर में। और ये जो बंगाल की खाड़ी है इसके समानांतर, समानांतर का मतलब है जहां जहां पर बंगाल की खाड़ी का जल स्थित है वहां वहां उसके किनारे 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 ये हमारा पूर्वी घाट स्थित है। यानी इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 1300 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार कितना है? 1300 किलोमीटर लंबा है। यह है पूर्वी घाट। ठीक है, अरब सागर के वो बंगाल की खाड़ी के समानांतर, बंगाल की खाड़ी के समानांतर है लगभग 1300 किलोमीटर, लगभग 1300 किलोमीटर। ठीक है, आगे है ये कटे फटे रूप में, यह है कटे फटे रूप में है। ठीक, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इस क्षेत्र में इस घाट को कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी और भीमा ने इसको क्या किया है? काट दिया है, जगह जगह पर काट दिया है इसको। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है
इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में सिंगुराजू, सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की सिंगुराजू, सिंगुराजू है। टोटल कितनी है? 1516 मीटर। ठीक, जबकि महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। 1501 मीटर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पूर्वी घाट के विभिन्न नाम, पहला है खोंडमल पहाड़ियां, खोंडमल, खोंडमल पहाड़ियां। ठीक है। दूसरा है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ये नाम है आंध्रा में। ठीक है। आगे वाला नाम है वेलिकोंडा, पालकोंडा, पंचमलाई, वेली कोंडा, नालमलाई या पंचमलाई, पालकोंडा। ठीक है। आगे पंचमलाई, आगे सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां। आगे जावदी, जावदी कहां कहा जाता है? तमिलनाडु में। प्रमुख हैं। ठीक। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर 1300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कटे फटे रूप में स्थित है, क्योंकि पश्चिमी घाट से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ चलती हुई कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी और भीमा, ये इस क्षेत्र को जगह जगह पर काट रखा, इसलिए यह क्षेत्र, यह घाट कटा फटा है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में सिंगुराजू 1516 मीटर है, और इस दूसरे नंबर की चोटी है महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट को विभिन्न नामों से जाना जाता है। खोंडमल की पहाड़ियां, नल्लामलाई की पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये केरल के अंतर्गत बोली जाती है, पंचमलाई, सेवराय ये तमिलनाडु के अंतर्गत, और जावदी भी तमिलनाडु के अंतर्गत इनके नाम से फेमस है। आगे आता है शिलोंग का पठार, आगे आता है नंबर 11 पे शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, ये है शिलोंग का पठार। अभी जो शिलोंग का पठार है वो प्रायद्वीप का भाग ही है। ये जो प्रायद्वीप या पठार है इसी का भाग है। ये प्रायद्वीपीय भारत का या पठार का भाग ही है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये अलग अधोभ्रंशन द्वारा, ये जो मुख्य जो सीमा है, जो मुख्य भूमि है प्रायद्वीपीय भारत की, उससे अलग अधोभ्रंशन क्रिया के द्वारा ये दक्षिण के पठार से अलग हो गया। इन दोनों के मध्य में एक मालदा गैप है, एक गैप बना हुआ है जिसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। इन दोनों के मध्य ये यहां पे एक गैप बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं राजमहल गारो गैप। राजमहल
गारो गैप। ये तो है राजमहल की पहाड़ियां और ये है गारो पहाड़ियां, दोनों को मिलाकर बोलते हैं राजमहल गारो गैप। गैप का मतलब क्या है, थोड़ा बीच में से गैप इनमें बना हुआ है। आगे बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जलोढ़ पदार्थों की एक मोटी परत जमा कर दी गई है। इस वाले क्षेत्र में इधर से आती है गंगा और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इनके द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा इस गैप को क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। शिलोंग के पठार की लंबाई है 240 किलोमीटर और चौड़ाई है 96 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है लगभग 96 किलोमीटर। चौड़ाई लगभग है 96 किलोमीटर है। 96 किलोमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। इसके शिखरों की ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर पाई जाती है। शिखरों की ऊंचाई, शिखरों यानी पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई क्या पाई जाती है, शिखरों की ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर पाई जाती है। यह पठार सुरमा घाटी की ओर तीव्र ढालू या एकदम खड़े रूप में है। अभी इसी क्षेत्र में क्या है, सुरमा घाटी स्थित है। याद रखना, सुरमा घाटी, सुरमा घाटी की ओर तीव्र ढाल लिए हुए हैं। कौन सा, तीव्र ढाल या कगार रूप में स्थित है। सुरमा घाटी की ओर यह तीव्र ढाल लिए हुए खड़ा है। इसके उत्तर में मिकिर एवं रेगमा की पहाड़ियां हैं। यदि मान लीजिए इस क्षेत्र में स्थित है, यदि ये मान लो इस वाले क्षेत्र में स्थित है, तो इसके उत्तरी जो भाग है उसमें मिकिर और रेगमा पहाड़ियां स्थित हैं। इसके उत्तर में एन में क्या है, मिकिर और रेगमा पहाड़ियां स्थित हैं। इसके उत्तर में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, मिकिर और रेगमा पहाड़ियां स्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी शिलोंग है। सबसे ऊंची चोटी शिलोंग है, ठीक। सबसे ऊंची चोटी क्या है, शिलोंग है। ऊंचाई कितनी है, 1823 मीटर, ठीक है। इसकी बात हम यदि करते हैं तो जो शिलोंग का जो पठार है वो किसका भाग है, प्रायद्वीप या भारत का ही भाग है। अब ये इससे अलग कब हुआ, जो अधोभ्रंशन की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसके द्वारा ये जो प्रायद्वीप है भाग है उससे क्या है, चापाकार स्थिति में टूट गया, जिससे ये अलग हो गया। अलग होने के बाद में यहाँ बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। तो ये गैप किसके द्वारा भरा कि गंगा नदी जो आती है यहाँ पे तलछट जमा करती है और ये आती है बंगाल की खाड़ी, तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है जो तलछट का जमाव इधर करती हैं, तलछट के जमाव के कारण ये भर गया। अब ये भर जाने के कारण यहाँ पे तो है राजमहल की पहाड़ियां, ये राजमहल की पहाड़ियां, और इधर है गारो की पहाड़ियां। तो ये गैप किसके द्वारा जाना जाता है, राजमहल और गारो गैप के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं शिलोंग के पठार की लंबाई की बात, तो लंबाई है 240 किलोमीटर, और बात करते हैं चौड़ाई की बात, तो चौड़ाई है इसकी 96 किलोमीटर के आसपास। अब यदि बात करते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली जो चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, उनकी यदि बात करते हैं तो उनकी ऊंचाई है लगभग औसत 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में जो सुरमा घाटी पाई है, जो है सुरमा घाटी है, उसके किनारों पर तीव्र ढाल वाले कगार पाए जाते हैं। सुरमा जो घाटी है इस क्षेत्र में, वहां पे तीव्र ढाल वाले कगार पाए जाते हैं। इस प्रकार जो हमारे जो दक्षिण का जो पठार है, उनके जो पॉइंट है हमारे बार बार वाले, वो हमारे कंप्लीट होते दिखाई देते हैं। देखो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के पास में स्थित है, राजस्थान के अंतर्गत। फिर मालवा का पठार कहाँ होता है, इसके जस्ट पूर्व के तरफ, दक्षिण पूर्व की ओर। फिर आता है बुंदेलखंड, ये आता है इसके पूर्व में, यानी इसके पूर्व में यहाँ पे है बुंदेलखंड। फिर जस्ट इसके नीचे की ओर है बघेलखंड, नंबर 4 पे। नंबर 5 पे विंध्यन, नंबर 5 पे ये है विंध्यन पर्वतमाला।
फिर है छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है, ये वाला नंबर 6 पे ये वाला। फिर है दक्कन का पठार, अभी दक्कन का पठार पूरा आ जाता है नंबर 7 पे, ये है पूरा, ये है पूरा दक्कन का पठार। फिर कर्नाटक का पठार है, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र एरिया के अंतर्गत ये आ जाता है कर्नाटक का पठार। फिर आ जाता है पश्चिमी घाट, ये वाला जो क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट है। तो नंबर कितना है, नंबर 7 पे तो ये है, नंबर 8 पे ये है, नंबर 9 पे ये है। दक्कन का पठार नंबर 7 पे है। फिर कर्नाटक का या मैसूर का पठार कितने नंबर पे है, ये 8वें नंबर पे है, ये है 7वें नंबर पे। नंबर 9 पे है पश्चिमी घाट, और नंबर 10 पे क्या है, पूर्वी घाट, और नंबर 10 पे क्या है, ये शिलोंग का पठार स्थित है। तो नाम याद रखने की कोशिश करना, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड, चौथा है बघेलखंड, पांचवा है विंध्यन श्रेणी, छठा है छोटा नागपुर का पठार, सातवां है दक्कन का पठार, आठवां है कैमूर का पठार या कर्नाटक का पठार, और 9वां है पश्चिमी घाट, और 10वां है पूर्वी घाट, और 10वां है शिलोंग का पठार। इस प्रकार हमारा जो भारत का भूगोल का जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, दक्षिण का पठार, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अगले वाले टॉपिक में जो तटीय भाग हैं, तटीय जो मैदान हैं और जो द्वीप हैं, उनका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो हम कल करेंगे। देखिए जो हमने पढ़ाया है वो मेरी दृष्टि से परिपूर्ण है, मेरी दृष्टि से परिपूर्ण है, लेकिन हर आदमी में कमियां पाई जाती हैं। यदि इसमें आपको कोई कमी नजर आती है, यदि आपको कोई त्रुटि नजर आती है, तो उसका संशोधन आप स्वयं करना, और यदि फिर भी नहीं होता है वो मेरे से पूछने की कोशिश करना, ठीक है। कोई भी गलती हो मुझे अवगत कराना, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले वाली क्लास में, ठीक है।